नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री इन 25 इयर्स, पाकिस्तानी पब्लिक शॉकिंग रिएक्शंस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये ऐलान किया है। देखिए, हर बार वो नई चीज लेकर आते हैं, तो इस बार वो लेकर आए हैं कि अगले 25 सालों में, यानी कि जब भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक हमें एक डेवलप्ड नेशन बन जाना है, मतलब एक विकसित देश बन जाना है। तो देश की जनता सुन रही है और 25 साल है हमारे पास और 25 साल में ये करके दिखाना है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बन जाना है। आपको लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? अगले 25 सालों की बात तब करेंगे जब हम 20-30 साल इवेल्युएट कर लें, जो पास के 20-30 साल हैं। अगर पास के 20-30 साल देखा जाए तो इंडिया 60-70 में पाकिस्तान से नीचे था, और अगर अब देखा जाए तो इंडिया कहीं आगे चला गया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है देखा जा सकता है कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 20-25 साल में इंडिया बहुत बड़ी इकानमी होगा, मे बी टॉप 5 में भी आ जाए। अगर करंटली देखा जाए तो इंडिया का जो शुमार है वो G20 सीरीज़ में होता है, मतलब G20 में जापान है, ब्राज़ील है, सऊदी अरेबिया, कनाडा और ये बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया अब भी टॉप 20 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होता है। और इसके रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ की आवाम एजुकेटेड है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वहाँ का जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, स्किल्ड लोग निकलते हैं, जो कि जब बिजनेसेस को, कंपनीज़ को एक अच्छी एजुकेटेड वर्कफोर्स मिलती है तो वो बिज़नेस ग्रूम करते हैं। ये चीज़। सेकेंडली ये है कि जी पाकिस्तान में 70 साल से वार्स चल रही हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। आप देख लें कि एक भी बंदे ने 5 साल पूरे नहीं करे, जनरल्स आ रहे हैं, आर्मी के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। मोदी को 10 साल हो गए हैं। ठीक है, तो जब आपको सियासी इस्तेहकाम होता है तो क्या बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, वो और इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि जब आपके पास पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन हो और टेररिज्म ना हो और जंगें ना हो, मुल्क में अमन हो, तो आपके जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पास के जो मुल्क हैं वो आपके साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स और बढ़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने ये टारगेट सेट किया है कि अगले 25 सालों में अपने मुल्क को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनाना है। आपको लगता है कि इंडिया अगले 25 सालों में अपना ये टारगेट, अपना ये एम अचीव कर पाएगा? डेफिनेटली अचीव कर पाएगा। टारगेट में होता है कि 100% नहीं होगा तो 80-90 हो जाएगा। बिल्कुल। क्या वजह नजर आती है? आप इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते हैं? उनके ये मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, IT सारा कुछ, और उनके ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने अपने किसानों को बहुत सारा रिलीफ दिया हुआ है। मेरा जो ताल्लुक है वो किसान घराने से है, तो अपने किसानों को काफ़ी रिलीफ देते हैं। अब हमारे यहाँ पे टमाटर उगते नहीं है जब उधर से बीज ना आए, और यहाँ पे बरसीम उगती नहीं है जब उधर से बीज ना आए। तो उनकी सीड कारपोरेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनका IT हब, अब हमारा उनसे कंपैरिजन भी नहीं बनता। अच्छा, सना ने ही अभी कुछ दिन पहले वीडियो किया था जिसमें वो चावल के एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रही थी, और उसमें भी ये बताया गया था कि वहां पर पाकिस्तान में जो किसान चावल के बीज, सबसे बेहतर जो बीज हैं जो बोते हैं, वो इंडियन बीज है, पाकिस्तानी बीज नहीं है, वो इंडियन बीज है। असल में पाकिस्तान में तकरीबन जो मेजर क्वालिटी ज्यादा चल रही है वो कायनात 1121 है, जिसका बीज हमारा इंडियन है। हाँ जी, कायनात 1121 का बीज इंडियन है, 1509 का बीज भी इंडियन है। अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में कायनात चावल जो है बीजा जा रहा है, उसके बीज भी इंडियन है। जी, बीज इंडियन बीज हैं उसके। हमारे यहाँ जो चावल की काश्त हो रही है, अगर हम कायनात की बात करें तो उसका बीज इंडियन है, इंडिया से आता है। क्या कहें? बिल्कुल ऐसी है। हमारे जो है अभी तक इनोवेशन नहीं आ रही है। जो सीड्स चल रहे हैं वो मतलब कम से कम भी जो है 20 से 30 साल पुराने सीड्स हैं। अब आप समझिए कि भारत का रिसर्च, भारत की फैसिलिटीज, भारत का स्टैंडर्ड कहां पहुंच चुका है और पाकिस्तान का अभी तक कहां पर है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। जब हम कोई चीज़ बनाते नहीं हैं तो क्या यूज़ करेंगे? उनका इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में रहता है, वो IMF से नहीं लेते। हम चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, और हम IMF से चीज़ें लेते हैं, मतलब फिनेंशियली पैसा लेते हैं। हम दूसरे अपने हमसाया जैसे सऊदी, जैसे मुस्लिम कंट्रीज से पैसे लेते हैं।
तो एटमी पावर हो के हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो बंदा डेफिनेटली पैसे लेता है आजकल के दौर में, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जी ये तो उसकी भूल है। तो बाकी मैं यही कह सकता हूँ कि उसने कुछ अर्सा पहले चांद पे जाने का कहा था, दावा किया था, तो अभी उसका वो दावा ही पूरा नहीं हो सका, तो आगे वो दावे क्या करेगा पूरे। तो अबे बेवकूफ, तुझे कुछ पता है? चांद पर जाने का दावा किया था तो जरा पढ़ लिख लेता। वैसे शक्ल से तो पता नहीं, अनपढ़ सा दिख रहा है, लेकिन अगर पढ़ लिख लेता तो तुझे पता होता कि चांद पर हम पहुंच गए। चांद चंद्रयान-1 ने सबसे पहले दुनिया में पानी, चांद पर जो वाटर है ना, वो ढूंढा हमारे चंद्रयान ने। चंद्रयान-2 जो गया वो 90% सक्सेसफुल हुआ। हम पहली ऐसी कंट्री बने दुनिया में जिसने पहली बार में ही मार्स पर अपना सैटेलाइट भेजा। और तू कहता है कि नहीं भेज पाए। हाँ भाई, कहेगा ही, क्योंकि तुम लोग तो बुलबुले में जीते हो ना, कुएं के मेढक हो। तो बाकी ये उसकी भूल है और ना ही ये हम उसको पूरा करने देंगे और ना ही कर सकता है वो। पहले मैं आपकी पहली बात का जवाब दूंगी कि आपने कहा कि अभी तक इंडिया चांद पर नहीं गया, तो इंडिया चंद्रयान 1 और 2 के नाम से अब तक अपने 2 मून मिशन कर चुका हुआ है, जिसमें से दोनों तकरीबन सक्सेसफुल रहे हैं। दूसरी बात आपने की कि हम ना करेंगे ना करने देंगे। ये क्या बात हुई कि हमें तो तरक्की करने नहीं और हमें दूसरे को भी नहीं करने देनी? देखें ना, वो बोल रहे हैं कि हम 20 साल में वो बन जाएंगे, तो देखें उनकी जौन सी अवाम है वो इंतहाई गरीब तरीन है। ठीक है, ये आपको किसने कहा है? लो, ये आप खबरें नहीं सुनते? मैं खबरें सुनती हूँ, मेरा ख्याल है आप खबरें नहीं सुनते। मैं खबरें नहीं सुनता, मैं जो बात कर रहा हूँ कि वो बात कर रहा है ना, वो सिर्फ अवाम अपनी को दिखाने के लिए करता है कि जी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। वो सब उनको इमाम के दिल बहलाने के लिए करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। ठीक है, आपको पता है इंडिया से ऑलमोस्ट गुर्बत ख़त्म हो चुकी है, जबकि हमारे मुल्क में गुर्बत बढ़ चुकी है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाकर, स्टार्टअप्स लगाकर अपने लोगों को रोज़गार दी है, रोज़गार के मौके दिए। तो आपकी ये बात भी गलत साबित हो गई है। जी वो शायद मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनकी जौन सी अवाम है ना, वो बहुत गुर्बत में इस टाइम। अच्छा मुझे बताएं कि अब आपके दिमाग में इंडिया को लेकर इतनी नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि मैं इंडिया के बहुत खिलाफ हूँ। क्या वजह इंडिया के खिलाफ होने की? वजह यह है कि मुझे इंडिया से सख्त नफरत है। भाई नफरत की कोई वजह तो होगी ना? नहीं, वो इसलिए नफरत है कि वो उधर के जौन से मुसलमान हैं कश्मीर के, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं उनके खिलाफ हूँ, क्योंकि उनके जौन से गैर मुस्लिम इधर रहते हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कहते। ठीक है, और ना ही हमारा कहने का हक बनता है, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं। हम मुझे एक बड़ी सुंदर सी कहावत याद आ रही है, हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके बार बार। अब इसमें आपको तय करना है कि कौन क्या है। इंसानियत के लिहाज से चल रहे हैं, लेकिन वो जौन से है वो जुल्म करते हैं हमारे मुसलमानों पर। ठीक है, ज़्यादती करते हैं, तो इसलिए ना हम उनको नहीं एक्सेप्ट करते। आप चाइना के भी खिलाफ हैं फिर? जी, चाइना के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ। क्यों चाइना के खिलाफ क्यों नहीं? आपको तो चाइना के खिलाफ भी होना चाहिए। जी, चाइना के बात तो अभी तो मैंने चाइना के बारे में तो मैं कुछ नहीं अभी बोल सकता। नहीं, चाइना में भी मुसलमानों पे जुल्म होते हैं, फिर आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? देखो, चाइना से नफरत करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन देखिए चाइनीज़ भी मुसलमान हैं, लेकिन वो इतना जुल्म नहीं करते। देखिए इंडिया में ज़्यादा जुल्म है, वो ठीक है, वो कश्मीरियों पे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। कभी आपने खबरों में सुना है कि चाइना में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है? आपको पता है पिछले दिनों खबर आई है कि चाइना में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं उनको खुलकर अपनी इबादत नहीं करने दी जाती। जो मर्द हैं उन्हें दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं। अब इससे बढ़कर मेरा ख्याल है और आप रोक टोक किसी मज़हब पे लगा भी नहीं सकते। जी, मैं तो रोक टोक किसी मज़हब पे भी नहीं लगा सकता, क्योंकि हर किसी का अपना मज़हब है। आप नहीं लगा रहे, चाइना लगा रहा है भाई। ठीक है, वो चाइना लगा रहा है ना, लेकिन वो अपने कुछ इलाकों में लगा रहे होंगे, लेकिन हर जगह तो नहीं ना ऐसा माहौल। इन जैसे जाहिल पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। पाकिस्तान का लोग मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तान के नाम पर लोग हंसते हैं, क्योंकि इन चंद पाकिस्तानियों की वजह से। अब यह आपको तय करना है कि इस जैसे आदमी को सपोर्ट करना है, या फिर आप अपने देश को ग्रो करने के लिए, अपने देश को डेवलप करने के लिए, अपने देश में रोजगार लाने के लिए उस पर काम करना है। ये जो दोगला रवैया है ना, जहां पर आपको इबादत की पूरी छूट है भारत में,
जहां पर मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां पर सबको बराबरी का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, जो पीएम बनने से लेकर, राष्ट्रपति बनने से लेकर, कुछ भी बनने से लेकर, आर्मी चीफ बनने से, एयरफोर्स, नेवी सब बनने से लेकर सबको आजादी है। और उस देश का आदमी कह रहा है जहां पर गैर मुस्लिमों को यह सब कुछ भी बनने की आजादी नहीं है, लिखित रिटर्न में लिखा हुआ है, वो बंदा कह रहा है कि जी भारत में ज्यादा जुल्म होता है। और जैसे ही चाइना की बात आई तो इनकी जबान नहीं खुल रही, इनकी जबान ठीक वैसे ही नहीं खुल रही जैसे इनके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जबान हकलाने लगती थी, उनकी जबान चिपक जाती थी तालू से जब बात उइघर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की होती थी चीन के द्वारा। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I don't know much about this problem. तो पाकिस्तान का ये दोहरा चरित्र तो शुरू से रहा है ना, और इसी दोहरे चरित्र की वजह से पाकिस्तान की ऐसी बर्बादी वाली हालत है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को तो सुनना नहीं है, उन्हें अपना फायदा चाहिए। मेरा फायदा इधर है, भले वो मुझे गाली दे रहा हो, भले मुझे कुछ भी कर रहा, मैंने तो आंखें बंद कर ली हैं बॉस उधर से, मुझे देखना ही नहीं उधर। और कोई दिखा भी रहा होगा तो मैं कह दूंगा कि झूठ है, सब कुछ झूठ है, कह दूंगा यही आदमी है। और जहां आपने बात की कि चाइना कम जुल्म कर रहा है, इंडिया ज्यादा जुल्म कर रहा है, तो जुल्म ही होता है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। वो बात ठीक है, लेकिन देखें ना कश्मीर में कितना ज्यादा जुल्म कर रहे हैं, ठीक है, अब उसको भी तो देखें ना। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि अगले 25 सालों में हमने डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री बनना है। आपको लगता है अगले 25 सालों में इंडिया अपने इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? जी बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस भी काफ़ी सारे हैं, लाइक पॉवर्टी है और दूसरे 2-3 चैलेंजेस मेजर इश्यूज हैं उनके लिए, लाइक वाटर क्राइसिस है, वाटर स्कार्सिटी हमें साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा अभी फेस करनी पड़ेगी। और जैसे 2030 तक पाकिस्तान को और इंडिया को सबसे मेजर इशू जो वाटर स्कार्सिटी का आने वाला है। और उसके बाद उनकी लाइक जो अभी टेक्नोलॉजी के दौर में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। वाटर स्कार्सिटी से याद आया कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पास कितने दिनों का वाटर रिजर्व है, पानी का रिजर्व, कि अगर बारिश बिल्कुल नहीं हुई तो कितने दिन तक पाकिस्तान सर्वाइव कर पाएगा? अगर नहीं पता, और भारत के पास कितना है अगर नहीं पता, तो एक पाकिस्तानी की जुबानी ही मैं आपको सुनवा देता हूं। दुनिया में किसी मुल्क की तरक्की का जो पैमाना है पानी के हिसाब से, वो देखा जाता है कि वो उसके पास पानी को कंजर्व करने की कैपेसिटी कितनी है। यस सर, बिल्कुल। इंडिया को देखें, इंडिया में भी तकरीबन ऑलमोस्ट 3 महीने का पानी कंजर्व करने की गुंजाइश है। हमारा पहले 29 दिन था, अभी पानी स्टोरेज कैपेसिटी है ये शायद 35 to 39 डेज तक बढ़ जाए, इतनी आ जाए कि पाकिस्तान में अगर 39 डेज तक बारिश ना हो तो हमारे पानी होगा। समझ में आई बात कि भारत को पता है कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और भारत उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, सालों से काम कर रहा है, और ये प्रॉब्लम फेस नहीं करने देंगे हम। हमें पता है और हम चीजें बदल रहे हैं। टेक्नोलॉजी मतलब लाइक सीईओ आप चेक करें, ऑलमोस्ट 25 to 30 फर्म्स ऐसी हैं जो वर्ल्ड बिगेस्ट फर्म्स हैं, उनमें सीईओ उनके ही बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है, पॉसिबल है, अचीवेबल है। शायद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या लाइक गवर्नमेंट्स हैं उनको भी सीखना चाहिए उन बातों से। इसके 2-3 पहलू हैं। अगर तो हम सियासत से हट के देखें तो वो कंट्री वैसे भी हमारे से बहुत ज़्यादा आगे है, और वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है कि इधर जो पॉलिटिक्स है वो ख़ानदानों में डिवाइड होती जा रही है। एक ख़ानदान में उनके बच्चे आ जाएंगे, फिर आगे उनके बच्चे, वो ना आम लोगों को गुलाम दर गुलाम बनाना चाहते हैं, जिस वजह से आज तक पाकिस्तान ने देख लें कोई ख़ास मेगा प्रोजेक्ट्स अपने नहीं बनाए। जैसा कि आप देख लें जो हॉस्पिटल हेल्थ का सिस्टम है सारा आपका पुराना है, कोई आपने उस पर कोई खातर का काम नहीं किया आज़ादी के बाद से अब तक। तो
इस तरह अगर आप इंडिया को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। इंडिया आपसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही तरक्की हो तो आपको इस गुलामी से पहले निकलना होगा। अगर हम इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो इस वक्त इंडिया दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर की। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका आईटी हब देख लें, अच्छा उनकी और भी एक्सपोर्ट देख लें। पाकिस्तान का हाल ये है कि हम जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं ना अमेज़ोन पे या कुछ भी हो, तो हम उनमें डिफेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैं पाकिस्तान का बाशिंदा होने के साथ ये कहूँगा कि मुझे अपने ऑनलाइन सेलर पे ट्रस्ट नहीं है। इवन पाकिस्तान की चीज़ें मैं खुद पाकिस्तानी नहीं ख़रीदना चाहूँगा, तो फिर किस तरह वो फॉरेनर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाय करेंगे? वो तो डिफेक्टिव मटेरियल होता है। ये लेवल नहीं बना सके ना हम लोग। हमारा जो इखलाकी स्टैंडर्ड है वो बहुत गिरा हुआ है। ठीक है, ये दूध वाले के पास चले जाएं, वहाँ पे दूध खालिस नहीं मिलेगा। तो आप कहते हैं जी फॉरेनर हमारी चीज़ें लें और हम एक्सपोर्ट करें, हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये बात है। तो वहाँ पे मतलब ईमान की कमी हो गई है, अब बेईमान हो गए ना। तो जो बार बार आपके यहाँ से पाकिस्तानी लोग ये दावा करते हैं कि हमारा तो ईमान बड़ा है, ईमान बड़ा है, तो खुद आप ही लोग कह रहे हो कि जी बेईमान हो चुका है पूरा पाकिस्तान। लोग एजुकेटेड हुए, कॉन्सेंसस ऊपर हुआ, उनका शऊरी लेवल ऊपर चला गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि आने वाले कुछ सालों में हमने अपने मुल्क से करप्शन और नस्ल दर नस्ल चलने वाली जो सियासत है उसको भी ख़त्म कर देना है। ये एशिया का सबसे बड़ा मसला है कि जी फ्यूडलिज्म है, जो पहले से जागीरदार और वडेरे आ रहे हैं तो वो सियासत करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का दोनों का मसला है, मगर इसे ख़त्म करने में काफ़ी साल लग जाएंगे। इंडिया का ये 20-25 साल में ये मसला सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें लगेंगे कोई 100-150 साल लग जाएंगे। काफ़ी हद तक हमने ख़त्म कर दिया है। अगर आपको अंदाज़ा हो, अगर मोदी साहब किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, नहीं आते। योगी आदित्यनाथ किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, नहीं आते। आप देखते रहिए, अभी हमने यहां पर चीजें बदल रही हैं, लोग भी ये समझ रहे हैं। परिवारवाद को नकार दिया गया है, आपने देखा है ना, परिवारवाद को नकार दिया गया है। और आगे अभी ये और जोर पकड़ रहा है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा अब, इसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। और आप 100-150 साल की बात कर रहे हैं, हमने तो हटा दिया, सत्ता से ही हटा दिया, और धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म कर देंगे हम इसे, आप देखते रहिए। क्योंकि जो इस्टेब्लिश्ड एक स्टेटस को होता है ना, उससे चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारी अवाम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है कि एक एजुकेटेड बंदा उठ के आ जाए और उसे वोट दे दें। यही चीज़ें लाइक जैसे चाइना ने अभी बहुत सारे सख्त इकदाम किए हैं लास्ट 2-3 डेकेड्स में। उनके सबसे मेजर इशू था करप्शन का, और उन्होंने करप्शन को ख़त्म किया और बहुत सख्त इकदाम लिए। लाइक उन्होंने जो भी करप्शन में कोई वजीर वगैरह पकड़ा जाता है डेथ पेनल्टी वगैरह देते थे। तो ये मेजर इशू होता है हर किसी के लिए, किसी भी कंट्री का। नस्ल दर नस्ल सियासत जो है वो निपोटिज्म जो पूरे कंट्री को तबाह करने के लिए मेजर रोल, यही क्राइसिस लाइक श्रीलंका में जो हुआ है आजकल, तो वो हमारे सामने एक जिंदा एग्जाम्पल है। एक हमें चीज़ बता रही है कि नस्ल दर नस्ल जो भी सियासतदान हो गया या किसी भी शोबे में हो गया तो वो दूसरी कौम वहाँ पे बढ़ नहीं सकती। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ही ये होता है कि हमें नस्ल दर नस्ल सियासत को ख़त्म करनी है और निचले लेवल से हमें कोई बड़े बड़े मतलब सियासतदान चाहिए हो। सर, 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमने अगले 25 सालों में यानी कि 2047 में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बन जाना है। आपको क्या लगता है कि अगले 25 सालों में इंडिया अपना इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? जी जी बिल्कुल, इस मामले में वो ठीक कह रहे हैं। वो 25 सालों में मैक्सिमम वो 30-40 सालों में वो अपने टारगेट हर लिहाज से कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो आईटी डिपार्टमेंट है, उसका एग्रीकल्चर है, उसका जो है तकरीबन हर इवन के एजुकेशन लेवल है, पर कैपिटा इनकम है, वो हर मामले में इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहा है। इवन के जो है हम अगर बात करें सिंपल एग्रीकल्चर और आईटी में ही, तो वो इवन के अपने प्रोडक्ट बनाने में, अपने सिर्फ वो जो है प्रोडक्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल में ही वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। और वो इस वक्त जो है, मैं तो देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। इस वक्त इंडिया दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी है और इंडिया की इस वक्त 3.3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। क्या कहेंगे आप इस हवाले? बिल्कुल वो इसी तरह ही है। वही मैंने जैसे पहले बात की कि उनकी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, वो एक्सपोर्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो चावल हो गया, आम मैंगो हो गए, सिट्रस हो गया, तो जाहिर बात है जैसे इकॉनमी आपको पता है डायरेक्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। हमारी मसला क्या है, हमारा ये है इंपोर्ट हमारी जो है नंबर बहुत कम है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो फ्यू पॉइंट मिलियन में आ रही होती है, बिलियन में डॉलर में आ रही होती है, जबकि हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और जब इसी तरह डी वैल्यू होती है हमारी इकॉनमी,
तो इस लिहाज से जो है वो इकॉनमी उसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंडिया ने अपना एम सेट किया है कि इंडिया ने अपने मुल्क से करप्शन को और नस्ल दर नस्ल चलने वाली सियासत को ख़त्म करना है, क्या कहेंगे आप? वो अगर यही एक दो फैक्टर जो हमने रह गए हैं, उनके गैस जो रह गए हैं, तो वो यही करप्शन ही कुछ रह गई है, लेकिन करप्शन में भी वो काफ़ी ज़्यादा काबू पा रहे हैं। वो जो है उधर जो है काफ़ी ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। और नस्ल दर नस्ल तो काफ़ी फैक्ट है, पहले जो है एक जो है चंद फैमिलियाँ थी जो कर रही थी, लेकिन अब उधर भी इस मामले में भी वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और होप्स वो इसमें भी करेंगे। अच्छा, अगले 25 सालों में आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को हम देखना तो बड़ी अच्छी जगह चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है अभी जो हालात जैसे हैं हमारे हैं, हम तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे। अब लेकिन हौफ तो आ रहा है, कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि हम अपने ट्रैक पे आना शुरू हो गए हैं। अगर हम बेहतरी की तरफ जाएं और कुछ फैक्टर्स जो हैं हम उसे कंट्रोल कर लें, कुछ जैसे कि हम अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर लें, अपने जो है करप्शन सबसे बड़ा जो मसला है, इन चीज़ों को हम अगर कंट्रोल कर लें तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है हमारा जो चांसेस हैं वो इकोनॉमी देखें जैसे अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है हमारी, और हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पाकिस्तान को जो 70 साल में हुआ अगले 25 साल में भी वही होगा। जब तक पाकिस्तान के बेसिक इशू सॉल्व नहीं होने वाले तब तक पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस सिमत में जिस डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं, तो अगले चाहे आप इसको 500 साल दौड़ा लें, ऐसे ही होगा इसका। लग है अच्छा देखें, अच्छा हो, ये आवाम सीख जाए और हम भी अपना इनपुट डालें, आप भी अपना इनपुट डालें, ये भाई भी सारे अपना इनपुट डालें, चीज़ें बनाएं और उनको यूज़ करें, अवेयरनेस दें, तो अल्लाह करे हम आगे जाएं। हमारे लिए अगले 5-6 साल, 25 साल का तो कहना मुश्किल है, लेकिन 5-6 साल बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन आने वाली हैं। अगर प्रॉपर रोड मैप होगा हमारे पास तो फिर हम 25 साल तक तो अच्छी कंडीशन में हो जाएंगे, वरना हमारे हालात बहुत बुरे होने वाले हैं। इनसे भी मतलब जो इकॉनमी कंडीशन है, जिन पे नहीं ध्यान दिया जा रहा, अगर स्टेबिलिटी आ जाती है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ जाती है हमारे पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो इन कंडीशन के बाद शायद हम अच्छे तरीके से रिकवर कर जाएं और एक अच्छी कंडीशन, अच्छा कंट्री बन सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। पाकिस्तानियों कहना था कि हमारे हुक्मरान को चाहिए कि वो अपनी कुर्सियों के पीछे लड़ने की बजाय अवाम का सोचे और इंडिया की तरह अपने कोई टारगेट और कुछ गोल सेट करें, ताकि हम भी तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में शामिल हो सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और आपने पाकिस्तान के लोगों की बातें देख ली, और मैं भी ये कहूँगा कि देखिए 25 साल में हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे, और मुझे लगता है कि 25 से पहले ही नहीं कर लें, क्योंकि टारगेट को अचीव करना वक्त से पहले हमने शुरू कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि दिल्ली मेट्रो है, हमारी जो मेट्रोज बनाती है, वो टाइम से पहले काम खत्म करती है। टारगेट होता है कि जी 2025 में ये काम करना है, वो 2024 में काम खत्म कर देती है। ऑल डन। आप देख रहे हैं, हमने टारगेट किया था 5 ट्रिलियन का, वो भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है। IMF की प्रेडिक्शन आई है, IMF ने कहा है कि अपने प्रेडिक्शन को सुधारा है। उन्होंने कहा है कि जी तयशुदा वक्त से पहले $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया बन सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान अभी शायद FATF की कोई कमेटी या कुछ लोग आने वाले हैं आपके यहाँ जांच करने। आप FATF की ग्रे लिस्ट में हो, और FATF की ग्रे लिस्ट में इसलिए रह जाता है क्योंकि आप टेरर को सपोर्ट करते हो, आप टेरर फंडिंग करते हो, हवाला से पैसे जाते हैं, तो आपके यहाँ ये चल रहा है, तभी आप ग्रे लिस्ट में हो। अब आप लाख ये कहते रहो कि जी बैरूनी साजिश है, विदेशी लोगों ने साजिश की है, भाई आपने कुछ न कुछ किया है तभी है। कोई ऐसे आप पर जबरदस्ती कोई बैन नहीं लगा सकता। दूसरी चीज, पाकिस्तान की सेना, अब धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि जी आर्मी का कंट्रोल और ये वो, पहले ये नहीं चीज थी। तो अगर ये चीज हो रही है, पाकिस्तान की आर्मी पर लोग खुलकर बोल रहे हैं कि जिस तरह से वो काबिज किए हुए हैं, मतलब पाकिस्तान की आर्मी में जो सर्विंग लोग हैं वो तो कब्जा किए हुए हैं, जो रिटायर भी हो जाते हैं वो सरकार की कई सारी संस्थाओं के जाके हेड बन जाते हैं और जिनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो ये धीरे धीरे अवेयरनेस फैल रही है, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को सबसे पहले ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके देश के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो आपकी सेना का कंट्रोल है, आपके पूरे देश पर, आपके इदारों पर, आपके ऑर्गेनाइजेशन पर। सबसे बड़ा जो संकट है वो यही है आपके लिए। और आप बात कर रहे हैं कि हम कैसे ये टारगेट अचीव करेंगे। भाई ने एक बात की कि जरा पास्ट को देखा जाए, 20, 25, 30 साल के, तो आप 30 साल का पास्ट उठाकर जब देखेंगे तो 30 साल पहले जो हमारी GDP थी और अब जो GDP है उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
और ये छोटा मोटा गैप नहीं है, ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा गैप है। और इस गैप को हमने बनाया है अपनी मेहनत, अपनी पॉलिसीज, देश के लोगों ने अपना जान लगा दिया, खून पसीना एक कर दिया है। अगर आप 30 साल पहले का पर कैपिटा इनकम देखेंगे और आज पर कैपिटा इनकम देखेंगे, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आज से 30 साल पहले जो पर कैपिटा इनकम थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर है। और ये पर कैपिटा इनकम बता रहा है कि हमारा देश जो है वो डेवलप हो रहा है, और डेवलपिंग में भी उसकी टाइमलाइन आगे पहुंच चुकी है, वो डेवलप के करीब पहुंच चुका है। तो ये कोई असंभव सा टारगेट नहीं है कि अगले 25 साल या 30 साल, 25 साल ही मान के चलो, मुझे तो लग रहा है कि अगले 20 साल में हम ये टारगेट पूरा कर लेंगे। 20 साल में हम डेवलप नेशन बनकर दिखाएंगे। और मुझे लग रहा है कि एक बार जब कोई ऐलान सरकार द्वारा किया जाता है तो हमारे देश की जो 1.25 अरब की जनसंख्या है वो एक मुश्त लग जाती है इस काम को, इस टारगेट को पूरा करने में। तो समझिए कि ये टारगेट अब हिंदुस्तानियों ने सोच लिया कि भाई हमें अगले 25 सालों में डेवलप नेशन बनना है, और हम बनकर रहेंगे। आप हमारी स्पेस एजेंसी को देखिए, आप पिछले 30 साल में हमारी स्पेस एजेंसी को देखिए, उसने कितना ज्यादा काम किया और किस मुकाम पर पहुंच गई है। पिछले 30 साल में हमारे रेलवे का कायाकल्प हो चुका है। अब बुलेट ट्रेन आ रही हैं, अभी RRTAGS की वो चल रही थी, आपने देखा। मेट्रो का जाल पूरे देश में बिछ रहा है, जो बड़े बड़े शहर है वहां पे। सिर्फ दिल्ली में मेट्रो नहीं है, अब आप जाइए लखनऊ में, आप जाइए बॉम्बे में, आप जाइए मतलब कई जयपुर में, कई राज्यों में मेट्रो, बेंगलोर में कई जगह पहुंच चुकी है, और धीरे धीरे ये बढ़ रही है। बुलेट ट्रेन का अभी दिल्ली से वाराणसी का भी बुलेट ट्रेन का फाइनल हो चुका है, उस पर भी काम मुझे लगता है कि शायद शुरू ही हो चुका है काम। आप देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस, हमने ट्रेन का कायाकल्प कर दिया है। वंदे भारत एक्सप्रेस इतनी ज्यादा संख्या में आ रही है, और वो अब आपको भारत की ट्रेन का लुक एंड फील एंड सर्विस सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। तो ये सब आम लोगों के लिए हो रहा है, इस देश की आवाम के लिए हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब देश डेवलप करेगा, देश के लोगों को सुविधाएं मिलेगी, तो देश के लोग भी बदले में देश को नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे, खून पसीना एक कर देंगे, और इस देश को एक बार फिर से महान बनाकर रहेंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।